हम लोग आज प्रेरण मोटर में बल आघूर्ण, जिसे टॉर्क हम लोग कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि टॉर्क क्या है? एक प्रकार का घुमाव बल है। जैसे आपके प्रेरण मोटर या किसी भी मोटर के रोटर है या आर्मेचर है, तो उस पर एक घुमाव बल लगता है, तब हमारा जो है धुर्रा अथवा रोटर नाचने लगता है और फिर उस पर हम लोग पुली पट्टा चढ़ाकर उस धुर्रे पर कार्य लेते हैं। तो जो हम लोगों को टार्क उत्पन्न करना है, वह टार्क जो है शुरू में जिस समय हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं, उसे हम लोग प्रवर्तन अथवा अंग्रेजी में स्टार्टिंग टार्क कहेंगे। प्रवर्तन बल आघूर्ण अथवा स्टार्टिंग टार्क बहुत उम्दा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसे जीरो वेलोसिटी से आपके मोटर को नचा देना। पुली पट्टा आपका चढ़ा हुआ, लोड जुड़ा हुआ है, उस समय आपको मोटर स्टार्ट करना है, तो वो मोटर में स्टार्टिंग टार्क इतना अच्छा होना चाहिए कि वो लोड सहित आपकी अन्य मशीन जो आप चक्की चला रहे हैं या गन्ना या फिर तेल मिल चला रहे हैं, तो उस मशीन को नचा दें। ऐसा ना हो कि हूँ करने लगे, तो हूँ करने लगेगा तो स्टार्टिंग टार्क आपका कमज़ोर है, इसका मतलब फिर आपको पुली पट्टा उतारना होगा और फिर उसके बाद जब मोटर स्पीड पकड़ लेगी, यानी निर्भार पर स्टार्ट करो, फिर स्पीड पकड़ लेगी, फिर पट्टा चढ़ाओ, तो उसमें दिक्कत भी होती है। और स्टार्टिंग टार्क कमज़ोर है तो ये प्रक्रिया आपको बार बार करनी पड़ेगी। बिजली आ गई फिर चली गई, फिर आ गई चली गई, या किसी कारण से बंद कर दिया, फिर स्टार्ट करना है, तो आपको बार बार पट्टा उतारना पड़ेगा और बार बार चढ़ाना पड़ेगा। तो इस टाइप की समस्या नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग टार्क बहुत उम्दा होना चाहिए। तो स्टार्टिंग टार्क हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। भाई टार्क क्या है? एक प्रकार का घुमाव बल आघूर्ण है, जो रोटर में आपने कहा कि ये मोटर है हमारी, ये मोटर है और ये आपकी स्टेटर वाइंडिंग हो गई, ये स्टेटर वाइंडिंग हो गई। यहाँ से आपने 3 फेज की वाइंडिंग कर दिया और ये यहाँ पर हम लोग जो है रोटर का रोड लगाएंगे सिलिकॉन इस्पात का, और फिर उस पर जो है हम लोग रोटर वाइंडिंग कर देंगे। तो ये रोटर वाइंडिंग हो गई, ये हो गया रोटर और ये हो गया स्टेटर। और यहाँ से हम लोग जो है 3 फेज की एसी सप्लाई डालेंगे, 3 फेज एसी सप्लाई, 3 फेज एसी सप्लाई देंगे, जिसका वोल्टता मान लीजिए V है, धारा I आ रही है इनपुट, और फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज है, तो ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी इतना आ रही है। अब क्या होगा कि आपने कहा कि प्रेरण के कारण प्राइमरी के फ्लक्स सेकेंडरी से कटेंगे या रोटर वाइंडिंग से कटेंगे। स्टेटर वाइंडिंग को हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग भी कहेंगे, प्राथमिक, और इसे कहेंगे द्वितीय या सेकेंडरी। तो ये हो गई प्राथमिक कुंडलन और ये हो गई द्वितीय कुंडलन। तो जब इसमें प्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 उत्पन्न हो जाएगा और इसमें धारा बहने लगेगी, तो दोनों अब चुंबकीय हो गए। इसका तो ऑलरेडी जो है मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, और अब इसमें भी धारा बहने लगेगी तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और दोनों के मैग्नेटिक फील्ड जो है इंटरैक्शन, म्यूचुअल इंटरैक्शन करने लगेंगे या बलों का आरोपण प्रत्यारोपण करने लगेंगे। ये धुरा हमारा बैरिंग पर फिट है,
तो ये जो है बैरिंग केवल रोटरी मोशन के लिए अलाउ करती है, और ये स्टेटर पर फिट है, तो ये तो बैरिंग ये तो हिलेगी डुलेगी नहीं ये वाइंडिंग, लेकिन रोटर वाइंडिंग जो है वो जो है उस पर बल लगने लगता है, फिर बल आघूर्ण लगने लगता है। तो हम लोग बल आघूर्ण यानी टार्क है क्या, तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेरण मोटर का प्रवर्तन बल आघूर्ण। इसे कहेंगे हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर। तो ये जो है वाइंडिंग जो है स्लॉटों में रहेगी, और ये कायदे से आपका जो कोर होगा सिलिकॉन इस्पात का वो ऐसे जो है बेलनाकार होगा। हम लोगों को मालूम है बेलनाकार होता है, हाँ ऐसे जो है इन पर खांचे बना देंगे, ऐसे खांचे बना देंगे, और फिर इन्हीं खांचों में वाइंडिंग को पिरोई जाएगी, और ये ऐसे बेलनाकार होता है सिलिकॉन इस्पात का। ये जो है रोटर हमारा ऐसे बेलनाकार होता है, यहाँ पर ये धुर्रा लग जाएगा ऐसे, ये धुर्रा, और इधर भी ऐसे धुर्रा लग जाएगा, और ये जो है खांचे ऐसे बने होंगे ऐसे। तो इन्हीं में जो है हम लोग वाइंडिंग पिरोते हैं। तो ये हमारा रोटर तो क्या बनाया गया है, ये सिलिकॉन इस्पात की तो सारी चर्चा हो चुकी है। तो इसी पर अब बल लगेगा, तो ये मान लीजिए कि इसका केंद्र है धुर्रे का, ये त्रिज्या इसकी R हो गई, और बल इस पर मान लीजिए F लग रहा है, F2 लग रहा है ना, कल का आप लोगों ने देखा। तो इस बल के कारण अब इस पर नचाने वाला बल आघूर्ण लगने लगा। ये धुर्रा था आपका जो है बैरिंग पर और साइड वाली प्लेट पर टिका रहेगा ना, ये मोटर भी ऐसे ही रहेगी, ये ऐसे बनी रहेगी ना, तो ये जो है उसके अंदर रहेगा। तो ये जो है इस पर जब बल लगेगा तो ये जो है धुर्रा बैरिंग पर टिका रहेगा, तो ये जो है रोटरी मोशन करने लगेगा। तो यानी कहने मतलब यह है कि ऐसा बल जो किसी वस्तु को घुमा दे या घुमाने का प्रयास करे, तो ऐसे बल को ही हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। और बल आघूर्ण एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है। तो बल आघूर्ण बराबर आप लोगों ने पढ़ा है कि बल आघूर्ण जिसे आप लोग टॉर्क कहेंगे, ये बराबर होता है बल F बल गुणे ये बल की क्रिया रेखा। ऐसे बल हमारा काम कर रहा है, बल की क्रिया रेखा से यहाँ पर आलम्ब जो भी लगाएं जिसके परितः घूमेगा ये, तो उससे जो है लंबवत दूरी, क्रिया रेखा के बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी ये R। तो आगे लिखेंगे गुणे होता है बल की क्रिया रेखा से आलम्ब की लंबवत दूरी कर देंगे। आलम्ब की लंबवत दूरी। तो इस तरह से टार्क T बराबर हो गया F इंटू R, ये हो गया न्यूटन मीटर। बल को न्यूटन में और दूरी को, इस दूरी को मीटर। तो टार्क का मात्रक हो गया ये न्यूटन और ये मीटर, तो न्यूटन मीटर और ये सदिश राशि है। इतना हम लोग तो जानते हैं। अब जो है इसी पर अब आपका टार्क लग रहा है, और स्टार्टिंग के समय जो टार्क लगेगा उसे हम लोग कहेंगे स्टार्टिंग टार्क। आइए इससे जो है संबंधित कुछ बातें पहले हम लोग देखते हैं और फिर जो है टार्क की गणना करते हैं।
तो हम लोग ये जानते हैं कि स्टार्टिंग के समय हमारा इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर में बनेगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए मिनिमम 2 फेजों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर अगर आपने 3 फेज की एसी सप्लाई डाले हैं तो स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जिसकी गति ns होगी। तो यह जो है ये ns से नाचेगा और ns बराबर 120 F/P होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये ns से नाचेगा और ये अभी स्थिर है, ये अभी नाच नहीं रहा। यानी स्टार्टिंग के समय हमारा रोटर जो है स्तब्ध अवस्था में रहता अथवा स्थिर अवस्था में। हम लोग बात करते हैं कि भाई स्थिर अवस्था में रहता है, लेकिन आप बटन दबाएंगे जैसे ही स्टार्टर के माध्यम से सप्लाई देंगे, सप्लाई देते ही आपका रोटर नाचना शुरू कर देगा, यानी धुर्रा नाचने लगेगा। और पहले स्पीड धीरे धीरे कम रहेगी, फिर बढ़ते बढ़ते फुल हो जाएगी 15-20 सेकेंड में, स्पीड पकड़ लेगा। तो बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन कहने मतलब यह है कि ये कुछ क्षण के लिए स्थिर रहता है जब तक इसका फ्लक्स इससे कटेगा नहीं, जब तक इसमें विद्युत वाहक बल E2 बनेगा नहीं और इसमें धारा नहीं बहेगी आपके रोटर वाइंडिंग में, तब तक रोटर वाइंडिंग चुंबकीय नहीं होगी। और जब चुंबकीय हो जाएगी तब रोटर का आपका मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड बलों का आरोपण प्रत्यारोपण करने लगेंगे, तब इस पर बल F2 लगने लगेगा और टार्क लगने लगेगा। टार्क तो देख ही लिया आप लोग। तो अब जब टार्क लगने लगेगा तो ऐसे आपका टार्क इधर की ओर ऐसे मान लीजिए लग रहा है और इधर की ओर ऐसे हम लोग बताते हैं कि भाई टार्क ऐसे लग रहा है। और ये किस दिशा में लगेगा? जिस दिशा में आपका ns है उसी दिशा में टार्क भी लगेगा और रोटर भी फिर उसी दिशा में नाचेगा। क्लियर? तो स्टार्टिंग के समय की बात हम लोग कर रहे हैं कि स्टार्टिंग के समय क्या होगा। तो हम लोग स्टार्टिंग के समय या स्टार्टिंग पीरियड में, स्टार्टिंग के समय क्या होता है, हमारा रोटर जो है स्तब्ध अवस्था में होता है। स्टार्टिंग के समय क्या होता है, रोटर स्तब्ध अवस्था में होता है। स्तब्ध अवस्था का मतलब है स्थिर अवस्था, स्थिर यानी स्टैंड स्टिल। में होता है जब रोटर स्तब्ध अवस्था में है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी स्थिर, तो उस समय इसकी गति n बराबर 0, इसकी गति को ns से व्यक्त करते हैं और रोटर की गति को ही वास्तविक गति कहते हैं और इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। तब उस समय क्या है, तब n बराबर 0 है, यानी तब रोटर की गति या फिर आप कहेंगे मोटर की गति, रोटर की गति ही मोटर की गति है। तो मोटर की गति n बराबर 0, और जब n बराबर 0 है तो आपने पढ़ा है कि स्लिप अधिकतम 1 हो, क्योंकि n बराबर 0 तब स्लिप कोष्ठ में s बराबर 1 होता है और ये मैक्सिमम, ये तो सबको मालूम है, बोलिए भाई। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्लिप बराबर होता है ns माइनस n बटे ns। ये n आपका 0 है, यहाँ 0 रख देंगे तो यही बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जब 0 रख देंगे अगली लाइन में तो ये हो जाएगा ऐसे। ये स्थिर अवस्था स्टार्टिंग के समय की बात हो रही है।
तो NS बटे NS हो गया, कल हम लोगों ने पढ़ा, बराबर 1 हो गया। तो स्लिप का मान 1 होता है अधिकतम, ये लिखा गया। अब दूसरी पॉइंट आप लोगों ने लिखा कि स्टार्टिंग के समय रोटर को हम लोग घूर्णक करते हैं। रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी EMF, तो स्टार्टिंग को कहेंगे हिंदी में प्रवर्तन। क्या कहेंगे? प्रवर्तन के समय इसमें कितना विद्युत वाहक बल हो, तो प्रवर्तन के समय ये स्थिर है। प्रवर्तन के समय n बराबर 0 है, ये स्थिर है। तो जस्ट लाइक एकदम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह से काम करेगा। ट्रांसफार्मर में भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्थिर होती है। तो अब आपका प्राइमरी भी स्थिर है इसमें भी, और सेकेंडरी भी स्टार्टिंग के समय अभी ये स्थिर है, स्तब्ध अवस्था में है अथवा स्थिर अवस्था में है। तो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह से ऐसे जो है ये काम करने लगा। ये हो गया आपका प्राइमरी और इधर हो गई ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी। अब ये ऐसे काम करने लगा, ये प्राथमिक हो गई और ये द्वितीयक हो गई यानी सेकेंडरी। अब इसमें हम लोग AC सप्लाई डालेंगे और इसमें बिना किसी कनेक्शन के अपने आप सप्लाई बहने लगती है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रेरण। कौन सा प्रेरण? म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। इसी घटना को क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है। जब इसमें हम लोग AC सप्लाई देते हैं तो ये चुंबकीय हो जाती है और इसके परिवर्ती फ्लक्स, इसके कारण d∅ उत्पन्न होगा, क्योंकि AC धारा अपना मान स्वयं 0 से मैक्सिमम ले जाती है, मैक्सिमम से 0। इस तरह से इससे जो है परिवर्ती फ्लक्स निकलने लगते हैं। वो परिवर्ती फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से कटने लगते हैं, जिससे इसमें जो है प्रेरण की घटना होने लगती है। और जब इसमें धारा बहने लगती है तो इसके भी फ्लक्स फिर जो है प्राइमरी से कटने लगते हैं। इसी को कहते हैं म्यूचुअल या अन्योन्य। म्यूचुअल हम लोगों का भी ट्रांसफ़र होता है कि आप मेरी जगह आ जाइए और हम आपकी जगह चले, ठीक है ना। यानी कर्मचारी एक जगह से आया बेटा और सेम पद का दूसरा कर्मचारी वहाँ चला गया, तो क्या हुआ कि कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिकारी ये सोचता है कि भाई एक आदमी को जैसे हमने यहाँ से भेजा तो हमको उसके बदले में दूसरा आदमी मिल गया। वैसे इन्होंने जैसा इसके साथ किया वैसे ही इसने भी इनको दे दिया या वैसा ही करा दिया, यूँ समझ। इसलिए ऐसे को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल या अन्योन्य, ठीक है ना। या फिर पारस्परिक, क्या कहें? पारस्परिक, कि भाई आपने, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं दैनिक जीवन है, आपने हमारा निमंत्रण किया तो हम आपका करते हैं। एक बात करें, बकिया तो सब चलता है, आपने नहीं भी किया तब भी दूसरा करता है। चलिए, तो आप देखिए ना बेटा, दोनों वाइंडिंगें स्थिर हैं जैसे ट्रांसफार्मर में, वैसे ही ये स्टेटर, इसका नाम है पड़ा कि इसकी वाइंडिंग स्थिर रहेगी, इसलिए इसे स्टेटर बोला गया, स्थाता बोला गया। और रोटर वाइंडिंग अभी स्टार्टिंग के समय घूमी नहीं है, तो इसलिए द्वितीय कुंडलन भी स्थिर है। तो एकदम ट्रांसफार्मर वाली पोजीशन है। और जो ट्रांसफार्मर में हमारा ट्रांसफार्मेशन रेशियो वाला फार्मूला है कि E2/E1 बराबर V2/V1 बराबर N2/N1 बराबर K होता है, K ही हमारा परिणमन अनुपात है, वो फार्मूला इसमें लग गया। क्लियर है? तो इस तरह से
इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्टेटर में अगर E1 है और इसमें जो है सेकेंडरी में उत्पन्न E2, ठीक है ना। और इसमें टर्नों की संख्या N1 है और इसमें टर्नों की संख्या N2 है। तो वही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वाला जो है हम लोग फार्मूला इसमें भी इस समय स्टार्टिंग के समय की बात हो रही है तो लगा सकते हैं। तो हो जाएगा E2 बटे E1 बराबर N2 बटे N1 बराबर K। ये क्या है? परिणमन अनुपात। ये क्या है? हाँ, परिणमन अनुपात, या इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, फॉर्मेशन रेशियो। तो यहां से अब E2 क्या है? E2 कहेंगे रोटर में प्रति फेज उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, वोल्ट। E2 क्या है? E2 आपका जो है रोटर वाइंडिंग, या फिर कहेंगे द्वितीयक कुंडलन, ये द्वितीयक कुंडलन, या फिर कहेंगे रोटर वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रति फेज है। क्या है? प्रति फेज है और किस मात्रक में है? वोल्ट। ऐसे ही E1 क्या है? तो E1 को भी ऐसे ही लिख लेंगे कि E1 जो है वो स्टेटर वाइंडिंग में, E1 क्या है? हाँ, स्टेटर वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रति फेज है, प्रति फेज है वोल्ट। N1 N2 क्या है? तो आप कहेंगे N1 जो है प्राइमरी में टर्नों की संख्या है प्रति फेज, और N2 क्या है? सेकेंडरी में अथवा रोटर में टर्नों की संख्या प्रति फेज है, और K परिणमन अनुपात। ठीक। अब हम लोग रोटर में आ जाते हैं, इसको मिटाते हैं। अगली पॉइंट, अगली पॉइंट हम लोगों ने लिया रोटर पोस्ट में घूर्णन। तो रोटर में रोटर की वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होगा उसे कहेंगे, तो लिखेंगे R2 जो है क्या है? तो लिख लें R2 रोटर प्रतिरोध है प्रति फेज। किसमें है? प्रति फेज है बेटा, ओम में। रोटर प्रतिरोध है प्रति फेज, हमने शॉर्ट में लिख दिया, आप प्रति फेज लिख लेंगे, और ओम में। और फिर इसका X2 क्या है? तो X2 जो है रोटर प्रतिघात। क्या है? रोटर प्रतिघात। ये भी प्रति फेज है, प्रति फेज है, और ये भी ओम में। अब हम लोग X2 बराबर जानते हैं कि प्रतिघात को रिएक्टेंस कहते हैं, और प्रतिघात AC थ्योरी हम लोग पढ़े हैं। तो प्रतिघात
या रिएक्टेंस कहते हैं, रिएक्टेंस, और इसे x2 से डिनोट करते हैं, और x2 बराबर होता है, क्या होता है, 2 पाई FL ओम। मापेंगे ओम में, लेकिन इसे प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, इसे प्रतिघात बोलेंगे। रोटर का प्रतिघात, पाई का मान 3.14 या 22/7, एफ जो है फ्रीक्वेंसी है हर्ट्स में, और एल जो है प्रेरकत्व है या स्वप्रेरण गुणांक है हेनरी। एल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है, अथवा उसी को कहते हैं स्वप्रेरकत्व है, हेनरी में मापते हैं। और टोटल जो है आ जाता है ओम में, क्योंकि ये जो हम लोग कुंडली जो लगाते हैं बेटा, ये कुंडली आप कोई भी कुंडली लगाएंगे, ऐसे ये कुंडली या बाइंडिंग लगाएंगे तो ये तार की बनी है, तो इसमें प्रतिरोध भी होगा और इसमें जो है प्रतिघात भी होगा। कुंडली के प्रतिघात को हम लोग एक्सेल से वैसे डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसलिए x2 हम लोग कर रहे हैं। वैसे हम लोग पढ़े हैं कि एक्सेल बराबर क्या होता है, 2 पाई FL ओम, ठीक है ना। कुंडली प्रतिघात भी उत्पन्न करती है, यानी अपने ही फ्लक्सों को काट कर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल बनाती है, और उसके कारण जो धारा बहती है वो मेन सप्लाई का विरोध करती है। लेंज साहब ने बताया कि ये जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा जो उस वोल्टेज के कारण, प्रेरित वोल्टेज के कारण बनेगा, वह जो है यहाँ से जो आप सप्लाई इसमें डाल रहे हैं, इसमें मेन सप्लाई आप डाल रहे हैं, यहाँ से V वोल्ट की और I एम्पियर की इसमें सप्लाई आप डाल रहे हैं, I एम्पियर की, वो इसका विरोध करेगी। स्मॉल I जो है इसके विपरीत चले, तो मेन I का वो विरोध करती। इस तरह से ये जो है धारा के बहाव में रुकावट उत्पन्न करती। धारा के बहाव में जो रुकावट उत्पन्न करेगी, एक तो प्रतिरोध के कारण रुकावट करेगी, अपने प्रतिरोध के कारण भी धारा रोकेगा, और दूसर का इसी को प्रतिघात कहते हैं, प्रतिघात के कारण भी ये जो है धारा को रोकेगा। इस तरह से कुंडली में ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं, RV और XL। तो वहीं R आप लिख रहे हैं कि कुंडली के जो प्रतिरोध होगा रोटर का, उसे R2 से व्यक्त करेंगे और उसे प्रति फेज और ओम में मापेंगे। ऐसे ही X2 भी जो है, यहाँ पर XL लिखा, अब यहीं अगर सेकेंडरी वाइंडिंग है तो ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा X2। तो अब x2 बराबर ऐसे ज्ञात करेंगे 2 पाई FL 2 से। अब यहाँ पर अगर आप वैसे लेते हैं तो नंबर 2 लिखेंगे, L2 लिखेंगे, ठीक है ना। और रोटर की उस समय जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसे भी लेंगे, F2 ले लेंगे। तो ऐसे हम लोग ज्ञात करेंगे, ओम में ही मापें। अब आपने लिखा रोटर की प्रतिबाधा, रोटर प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा को हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं, और Z से व्यक्त करते हैं। तो अब इसे Z2 कहेंगे। क्या कहेंगे, Z2 कहेंगे। यानी अब R2 और X2 मिलकर जितना अवरोध उत्पन्न करेंगे उसे हम कहेंगे कि कुंडली का कुल अवरोध, या उसी को अब कहेंगे प्रतिबाधा। इस तरह से प्रतिबाधा को हम लोग परिभाषित करते हैं कि कुल अवरोध, कुंडली के या रोटर के कुल अवरोध को प्रतिबाधा करते हैं। चाहे जो भी कुंडली रहेगी, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी, या हम लोग रोटर की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे रोटर के कुल अवरोध, प्रतिरोध नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, कुल अवरोध को प्रतिबाधा करते हैं।
प्रतिबाधा कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं, और इसे ओम में मापते हैं, जेड से व्यक्त करते हैं, और जेड से व्यक्त करते हैं, लिख लेंगे जेड से व्यक्त करते हैं, ओम में मापेंगे। तो अब जो है जेड बराबर हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी कि जेड बराबर होता है, दोनों को कैसे जोड़ेंगे आर और एल को, तो जेड बराबर हम लोगों ने पढ़ा करंडी में होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हम लोग रोटर के लिए ज्ञात कर रहे हैं, रोटर के लिए सेकेंडरी है तो हम लोग कहेंगे Z2, तो Z2 बराबर हो जाएगा R2 का वर्ग प्लस X2 का वर्ग, और मापेंगे ओम में, इसमें मापेंगे ओम में, इतना ओम आ गया, और ये भी रहेगा प्रति फेज, क्या रहेगा, हाँ ये जेड भी जो है Z2 भी ओम में आएगा और प्रति फेज है। अब रोटर धारा क्या ज्ञात करें, हाँ अगली पॉइंट लिखेंगे रोटर धारा, हाँ रोटर करंट या रोटर धारा, जिसे हम लोग कहेंगे I2, क्या कहेंगे, रोटर में बहने वाली धारा को I2 कहते हैं। ओम का नियम लगाते हैं, V बराबर IR। अब यहाँ पर V बराबर IR नहीं होगा, अब यहाँ पर हो जाएगा V बराबर IZ। अब कुल अवरोध ले लेंगे, Z लेंगे। अब ये दोनों मिलकर कैसे जुड़े, ये दोनों मिलकर देखिए ऐसे जुड़े, और अब कुल अवरोध का मान Z2 हो जाएगा, तो अब R के जगह पर Z2 आ जाएगा। V बराबर IR में R के जगह पर क्या आ जाएगा, तो वही ओम के नियमानुसार हम लोग कहते हैं V बराबर IR। अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा V का मान क्या है, E2 वोल्ट, सेकेंडरी में E2 वोल्ट, तो लिखेंगे E2 बराबर I2, और R का मान हो गया इतना, तो लिखेंगे Z2। इस तरह से ये फार्मूला, अतः धारा I2 बराबर हो गया रोटर धारा, अतः धारा या रोटर धारा हो गई I2 बराबर, पक्षांतर कर दें, I2 बराबर E2 बटे Z2 हो गया, और I2 बराबर Z2 का मान भी रख सकते हैं ऐसे, तो यही लिखेंगे E2 बटे करड़ी में R2 का वर्ग प्लस X2 का वर्ग, इतना एम्पियर, दिख रहा भाई, आ रहा है इसमें, तो ये हो गया बेटा। तो ये फार्मूला आपका रोटर धारा के लिए, ये फार्मूला है, रोटर धारा I2 बराबर हो गया इतना, चाहे E2 बटे Z2 करिए अथवा E2 बटे ऐसे कर लीजिए, इतना एम्पियर हो। अब हम लोग रोटर का शक्ति गुणक, रोटर का पावर फैक्टर देखते हैं, रोटर का पावर फैक्टर। अगली पॉइंट आपने लिखा रोटर शक्ति गुणक या घूर्णक शक्ति गुणक, शक्ति गुणक जिसे कहेंगे पावर फैक्टर, cos फाई से डिनोट करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं शक्ति गुणक होता क्या है, तो वोल्टेज व धारा के बीच जो फेज एंगल होता है या कलांतर होता है या कला कोण में अंतर होता है, जिसे फाई से डिनोट करते हैं, यदि उसी फाई का कास ले लिया जाए तो उसे पावर फैक्टर कहते हैं, यदि उसी फाई का साइन ले लिया जाए तो उसे रिएक्टिव फैक्टर या प्रतिघाती गुणक कहते हैं। और फिर प्रतिघाती जब शक्ति ज्ञात करेंगे तो VI साइन फाई हो जाएगा, उसे VAR में मापेंगे, और जब सक्रिय शक्ति या वास्तविक शक्ति ज्ञात करेंगे तब जो है VI cos फाई हो जाएगा, और तब उसे वाट में मापेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से रोटर का पावर फैक्टर या शक्ति गुणक
बराबर होता है, हम लोग जानते हैं शक्ति गुणक को हम लोग जो है cos फाई से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पर हो जाएगा cos फाई 2, रोटर के लिए क्या आ जाएगा, हाँ cos फाई 2 बराबर r बाई जेड होता है। पावर फैक्टर के लिए हम लोग पढ़े r बाई जेड, तो यहाँ पर हो जाएगा R2 बटे Z2 बराबर हो जाएगा R2 बटे करनी में R स्क्वायर यानी R2 का वर्ग प्लस X2 का वर्ग, ऐसे हो जाएगा। बोलिए हाँ, तो ऐसे आप पावर फैक्टर याद कर लेंगे रोटर का। अब हम लोग चलते हैं रोटर में स्टार्टिंग टॉर्क देखते हैं, प्रवर्तन बल आघूर्ण जिसकी बात हो रही, ये तो लिखेंगे रोटर या मोटर में प्रवर्तन बल आघूर्ण, जिसे हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क कहेंगे, TS से डिनोट करेंगे, स्टार्टिंग टॉर्क TS। हम लोग जानते हैं, कल भी चर्चा हुई कि स्टार्टिंग टॉर्क या टॉर्क जो है क्या घुमाऊ बल है, और जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो घुमा देगा, जिसकी पावर कम होगी वो नहीं घुमा पाएगा। तो इस तरह से टॉर्क जो है सीधे पावर के समानुपाती। जैसे आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि किसी शीशी या बोतल का ढक्कन है, कैप है, तो छोटा बच्चा नहीं खोल पाता क्योंकि उसकी पावर कम, लेकिन हम लोगों से अनुरोध करता है कि भैया इसको खोल दीजिए, तो हम लोगों की पावर अधिक है हाथ में, तो हम लोग जो है उस ढक्कन को यानी शीशी के ढक्कन को खोल देते हैं। तो वहीं जो घुमा देते हैं, घुमाने के लिए हम लोग ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ढक्कन खुल जाता है। अब बच्चे से नहीं खुलता, तो इस तरह से जो घुमा कर खोला बेटा, वो ढक्कन पर एक हमने बल आघूर्ण लगाया, जिसके कारण वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। तो वही बल आघूर्ण, घुमा देना, नचा देना। तो इस तरह से अब हम लोगों के समझ में आ रहा है कि जिसकी पावर अधिक उसका टार्क अधिक, जिसकी पावर कम उसका टार्क भी कम। तो इस तरह से यहाँ पर जो टार्क उत्पन्न होगा रोटर में, उस टार्क को हम लोग जो है कहेंगे T2। क्या कहेंगे? T2 कहेंगे अभी फिलहाल। फिर वही हो जाएगा स्टार्टिंग टार्क TS, ठीक है ना। तो हमारा जो स्टार्टिंग टार्क TS है वो सीधे पावर P2 के समानुपाती, बोलिए भाई ना। तो लिख देते हैं सीधे TS समान अनुपात पावर P2, रोटर की पावर, इसकी पावर को हम लोग P2 कहेंगे। रोटर की पावर के लिए द्वितीयक है तो नंबर 2 का प्रयोग करेंगे, यानी P2 की पावर। यही जो है जो इसमें पावर डेवलप होगी वही आपके धुर्रे को नचाएगी, यानी मोटर को नचाएगी। तो पावर P2 और पावर P2 को हम लोग लिखते हैं अतः TS समान अनुपात पावर P2। तो पावर P बराबर होता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, पावर P बराबर होता है VI cos फाई। अब यहाँ पर P2 तो ये हो जाएगा E2, यहाँ V के जगह पर E2 बन रहा है, तो ये हो जाएगा ऐसे P2 बराबर, तब लिखेंगे तो हो जाएगा E2 I2 cos फाई। अब E2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे अभी आपको बताया, I2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे अभी बताया, और cos फाई 2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे अभी बताया। तो ऐसे जो है पावर P2 का मान रख लेंगे, इतना वाट आएगा, और ये प्रति फेज आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से TS समान अनुपाते हो गया E2 I2 cos फाई। अब हम लोग स्टार्टिंग टार्क की बात कर रहे हैं, यही है स्टार्टिंग टार्क।
जिस समय हम लोग स्टेटर में सप्लाई देंगे अथवा मोटर में सप्लाई देंगे बेटा, तो जो मोटर में हम लोग सप्लाई देंगे 3 फेज वाली, वो आपके स्टेटर वाइंडिंग में जाएगी, ठीक है ना। और स्टेटर वाइंडिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करेगी, क्रिएट करेगी, जिसकी गति ns होगी, और वो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र हमारे रोटर वाइंडिंग से कटेगा। तब तक हमारा रोटर जो है अभी स्थिर है। जब ये भी चुंबकीय हो जाएगा, दोनों के चुंबकीय क्षेत्र बलों का आरोपण प्रत्यारोपण करने लगेंगे, तब इस पर बल F2 लगेगा और उसके कारण घुमाव बल लग जाएगा। उसी को कहेंगे टार्क लग गया। और जैसे टार्क लगेगा और जिस डायरेक्शन में लगेगा, उसी डायरेक्शन में आपका रोटर नाचने लगेगा। अब नाचे तो जो नचाने के लिए बल आघूर्ण ऐसे लग रहा है, वही टार्क हमारा इस समय स्टार्टिंग टार्क, और इस समय का जो स्टार्टिंग टार्क है, प्रवर्तन हिंदी में कहेंगे बल आघूर्ण है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अधिकतम होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। क्योंकि इस समय मोटर आपकी खड़ी है, स्थिर अवस्था में है, पट्टा आपका चढ़ा हुआ है, लोड लगा हुआ है, करंट मान लीजिए सप्लाई किसी कारण से चली गई, आपकी जो है मोटर बंद हो चुकी है, दोबारा मोटर को ऑन करना है। तो अब ये नहीं है कि भैया उसमें जो सरसों पड़ी है या फिर जो है गेहूँ पड़ा है या जो चारा लगाए हैं, चारा काट रहे हैं, या गन्ना लगाए हुए, अब गन्ना उल्टे मशीन को घुमाओ, गन्ना तब तो बाहर निकलेगा। गन्ना पेरने वाली मशीन में अगर गन्ना लग गया है तो वो बाहर नहीं निकलेगा, हाथ से आप खींचते रहिए, क्योंकि उसके दांते बेलन के जकड़ लेते हैं, उसको फाड़ते हैं ना गन्ने को, और उसको जो है एकदम खोई में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके उससे रस निकलता है, जूस निकलता है। तो अब उल्टे आप जब तक मशीन को, अपने गन्ना पेरने वाली मशीन को उल्टे नहीं घुमाएंगे, तब तक गन्ना निकलेगा नहीं। तो उल्टे घुमाना भी कठिन काम है। हाँ, मोटर तो घुमा ही नहीं पा रही, हम आप कहाँ से घुमाएंगे? वो जब गन्ना निकालेंगे तब लोड आपका कम होगा, तो वो कठिन काम है। तो जब तक गन्ना नहीं निकाल पाएंगे तब तक आपकी मोटर चलेगी नहीं, यदि उसका जो है स्टार्टिंग टार्क लो है या पुअर है। इसलिए स्टार्टिंग टार्क उम्दा होना चाहिए। बिजली चली गई तो इस टाइप का ये सब माने फजियत ना हो, दिक्कत ना उत्पन्न हो, और फिर हम बटन दबावें तुरंत जो है हमारी मोटर स्टार्ट हो जाए, लोड पर ही स्टार्ट हो जाए। इसलिए स्टार्टिंग टार्क उम्दा होना चाहिए। तो इसी समय का आपकी स्टार्टिंग टार्क की बात हो रही, जब आपका रोटर स्तब्ध अवस्था में है, इस समय इसको घुमाने के लिए जो बल आघूर्ण लगेगा, उसी को कहेंगे स्टार्टिंग टार्क, और उसी की हम लोग गणना कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग के समय आपने कहा E2 विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कल आपने पढ़ा कि जब ये रन कर जाएगा, जब ये नाचने लगेगा, तब इसका विद्युत वाहक बल ER बोला जाएगा। हाँ, और जब तक स्थिर है तब तक इसके विद्युत वाहक बल को E2 बोलेंगे। ठीक है ना भैया? हाँ, चलिए, तो अब हो गया TS बराबर, तो यही हो गया आपका स्टार्टिंग टार्क, TS बराबर E2 I2 cos φ2। अब समान अनुपाते का चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं। चूंकि यहाँ 2 लिए हैं तो इसके कांस्टेंट को भी K2 कहें। क्या कहते हैं? K2 कहते हैं। तो यही हो जाएगा स्टार्टिंग टार्क TS बराबर हो गया K2 E2 I2 cos φ2। ये फार्मूला बन गया, इतना आ गया न्यूटन मीटर, इतना आ गया बाबू न्यूटन मीटर। अब इसी फार्मूले में जो अभी I2 का आपने मान ज्ञात किया कि I2 बराबर लिखेंगे E2 बटे Z2, V बराबर IZ। ऐसे ही cos φ2 बराबर आपने कहा कि लिखेंगे R2 बटे Z2 बेटा। ये मान रखने पर तो लिख लें कि इसमें या इस सूत्र में I2 व cos φ2 का मान रखने पर, तो मान रख दें
मान रखने पर क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा TS बराबर स्टार्टिंग टार्क TS बराबर हो जाएगा K2 E2, अब I2 के जगह पर रख देंगे हम लोग E2 बटे Z2 गुणे कास फाई 2 के जगह पर रख देंगे R2 बटे, अभी लिखा है। अब देखिए E2 का E2 में गुणा हो जाएगा तो E2 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से स्टार्टिंग टार्क TS बराबर हो गया K2 E2 का वर्ग गुणे R2 बटे Z2 में Z2 का गुणा होगा तो हो जाएगा Z2 का वर्ग। इस तरह से ये आपका हो गया स्टार्टिंग टार्क का फार्मूला, इतना न्यूटन मीटर। भैया क्लियर हो गया? तो ये आपको बेटा याद रखना है। अब यहां से आप देखें, चलते हैं आगे। अब हम लोग लिखेंगे स्टार्टिंग टार्क और यहां से जो आप सप्लाई वोल्टेज दे रहे थे उसमें क्या संबंध। तो अगली पॉइंट हम लोग लिखते हैं। अगली पॉइंट हम लोगों ने लिखा स्टार्टिंग टार्क या प्रवर्तन बल आघूर्ण, बेटा प्रवर्तन बल आघूर्ण स्टार्टिंग टार्क व सप्लाई वोल्टेज कैपिटल V में संबंध। स्टार्टिंग टार्क TS लिख देते हैं, TS व V में संबंध, में संबंध लिख देते हैं। तो अब देखिए, ये लिखा दिया मैंने। ये आपका बेटा स्टेटर वाइंडिंग हो गई। ये टर्मिनल बॉक्स हो गया, मान लीजिए 3 फेज की सप्लाई है, ये डेल्टा में रहेगी। ये जो रोटर वाइंडिंग है ये इसे हम लोग किस में करते हैं, स्टार कनेक्टेड करते हैं। यही रोटर वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड करते हैं, ठीक है ना। और ये एक तरह से फेज वाउंड का मोटर दिख रही है। जिस तार से हम लोग स्टेटर में वाइंडिंग करेंगे उसी तार से यदि रोटर में भी वाइंडिंग कर देंगे तो उसी को कहते हैं फेज वाउंड मोटर। और इस पतले तार से की गई है, इसलिए फेज वाउंड मोटर का जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा, R2 ज़्यादा, इसलिए उसका स्टार्टिंग टार्क भी सबसे ज़्यादा। यानी रोटर का रेजिस्टेंस जब ज़्यादा रहेगा तो टार्क भी ज़्यादा रहेगा। और इसीलिए आपको बताया गया कि ये जो फेज वाउंड मोटर है ये फेज वाउंड है, ये फेज वाउंड मोटर है। तो हमारी मोटर दो प्रकार की हैं, एक फेज वाउंड एक केज वाउंड। केज वाउंड में मोटी मोटी छड़ें लगाकर पिंजरा टाइप का उसका रोटर बनाया जाता है, इसलिए उसे कहा गया कि वो केज वाउंड या पिंजरा प्ररूपी है। और फिर पिंजरा भी दो प्रकार का है, सिंगल केज और डबल केज। और फेज वाउंड ये है। और फेज वाउंड में क्या है कि इसका जो है रोटर के पतले तारों से वाइंडिंग की जाती है, इसलिए इसका जो है R2 जो है ज़्यादा होता है, इसलिए इसका स्टार्टिंग टार्क TS भी अधिक होता है। उन दोनों की अपेक्षा इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत अच्छा होता है। अब दूसर के आपने कहा कि इसी के धुर्रे पर हम लोग क्या करते हैं, इसके धुर्रे पर
स्लिप रिंग लगाकर स्लिप रिंग 3 ठो लगा देंगे और तीनों फेजों की वाइंडिंग को जो स्टार में कनेक्टेड है वो आप लोगों को उस दिन बताए थे कि भाई स्टार में ऐसे जोड़ देंगे। एक फेज की वाइंडिंग मान लीजिए ऐसे जोड़ दिया, दूसरे की ऐसे, तीसरे की ऐसे, एक को ले आया यहाँ जोड़ दिया, एक को यहाँ जोड़ दिया और इसको ले आकर यहाँ सोल्डर कर देंगे और फिर कार्बन ब्रूस लगा देंगे। यहाँ से कार्बन ब्रूस लगा के और फिर स्टार्टर का रेजिस्टेंस तीनों फेजों में ऐसे ऐसे बाहरी प्रतिरोध R जोड़ देंगे। अब ये प्रतिरोध देखिए श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ गए, ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में डायरेक्ट हर फेज में जुड़ गए, इसलिए हर फेज की वाइंडिंग का अब जो है R2 और बढ़ जाता है। ये स्टार्टर, ये बाहर, ये स्टार्टर प्रवर्तक, तो इसका रेजिस्टेंस इसके माध्यम से स्लिप रिंग के माध्यम से ये सब धुर्रे पर ये स्लिप रिंग लगी, तो इसलिए इस मोटर को जो फेज वाउंड है उसे हम लोग जो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। और स्लिप रिंग लगाकर हम लोग स्टार्टर का रेजिस्टेंस ऐसे तीनों फेजों के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इस तरह से हर फेज का रेजिस्टेंस R2 जो प्रति फेज आप लिखें उसका मान बहुत बढ़ जाता है, और जब R2 और बढ़ जाएगा तो हमारा स्टार्टिंग टार्क TS और उम्दा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब इसी से यहाँ से आप सप्लाई वोल्टेज भी डाल रहे हैं जिससे धारा स्टेटर में जा रही है, तो इसी भी से संबंध क्या हमारे TS का वो देखते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग जो है घरों में भी देखते हैं कि वोल्टेज ज़्यादा आता है तो पंखा तेज चलने लगता है, ठीक है ना। तो यानी सीधे भी जो है टार्क के समानुपाती, टुल्लू पानी नहीं उठा रहा है, वोल्टेज कम हो गया तो टुल्लू पानी नहीं उठाएगा क्योंकि स्टार्टिंग टार्क उसका कम है, अब वो धीरे धीरे नाचे और टुल्लू पानी नहीं उठाएगा। जैसे ही वोल्टेज फुल आएगा तैसे ही फुल स्पीड पर नाचने लगेगा, घुमाव बल आघूर्ण उसका बहुत तेज हो जाएगा और पानी पूरा जो है फोर्स से देने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा होने पर टार्क ज़्यादा हो जाता है, सप्लाई वोल्टेज कम होने पर टार्क कम हो जाता है। रोज़ प्रैक्टिकली हम लोग घरों में देखते हैं। तो इस तरह से इसी में संबंध है, तो वो हम लोग कहेंगे। अब देखिए क्या है, चलिए इसको मैंने रोटर वाइंडिंग को ऐसे बना दिया। अब क्या होगा कि इसमें जो प्रेरण की घटना होगी E2 उत्पन्न होगा बेटा, वो स्टेटर के फ्लक्स के कटने से होगा, और स्टेटर का फ्लक्स कितना उम्दा होगा वो I के कारण होगा। जितने तगड़ी धारा इस कुंडली में I बहेगी उतने तगड़ा ये कुंडली हमारी स्टेटर वाली चुंबकीय होगी, तो उतने तगड़ा फ्लक्स फाई निकलेगा और वो सेकेंडरी से कटेगा। और फाई के लिए I जिम्मेदार है और I के लिए इसका भी जिम्मेदार है। जितने तगड़ा वोल्टेज बहेगा भी समानुपाते I, ओम ने बताया भी बराबर I है, तो जितना आपका सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा होगा उतने जो है प्राइमरी वाइंडिंग में अथवा स्टेटर वाइंडिंग में धारा I बहेगी, और जितने तगड़ी धारा बहेगी उतने हमारी प्राइमरी वाइंडिंग तगड़ा चुंबक क्रिएट करेगी, यानी फ्लक्स फाई का मान बढ़ेगा। इस तरह से हम लोग कहते हैं फाई समानुपाते I समानुपाते V, और वो बनाएगा इसमें E2, वो बनाएगा इसमें E2। यही फ्लक्स हमारा प्राइमरी का कटेगा तब सेकेंडरी में E2 बनेगा, यही ना। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रोटर का प्रेरित विद्युत वाहक बल, रोटर का प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी EMF, और जिसे हम लोग कहेंगे E2। क्या कहेंगे? E2। ये है समानुपाते किसके? फाई। तो लिख देंगे फाई। ये फाई समानुपाते किसके है? I, और I समानुपाते किसके है? V। ये सब किसके हैं?
ये सब स्टेटर के, इधर वाला ये जितना भी है ये सब किसके है, और V क्या है, स्टेटर की सप्लाई वोल्टता, ये है सप्लाई वोल्ट। यहीं से आप 3 फेज की सप्लाई डाल, ये स्टेटर की सप्लाई वोल्टता। तो स्टेटर की सप्लाई वोल्टता जितने ज़्यादा होगी, स्टेटर की धारा आई उतने ज़्यादा होगी, और जितने तगड़ी धारा आई होगी उतने तगड़ा फ्लक्स उससे निकलेगा। और वो तगड़ा फ्लक्स जब हमारे रोटर वाइंडिंग से कटेगा तो रोटर वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 का भी मान अधिक होगा। तो इस तरह से आपने कहा E2 समान अनुपाते स्टेटर फ्लक्स फाई समान अनुपाते स्टेटर धारा आई समान अनुपाते स्टेटर सप्लाई वोल्टेज भी। क्लियर हो गया? अब आपके समझ में आ रहा है कि E2 समान अनुपाते भी, बोलिए ना, अतः हो गया E2 समान अनुपाते भी, अथवा कहेंगे E2 बराबर एक किसी स्थिरांक से गुणा कर, यहाँ K2 से गुणा किए, अब यहाँ पर जो है K3 से गुणा कर, K3 भी हो जाएगा। बोलिए भाई, हो जाएगा। यह मान अब स्टार्टिंग टार्क के सूत्र में रखने पर, यह मान स्टार्टिंग टार्क के सूत्र में रखने पर तो रख दिया जाए तो हो जाएगा। E2 के जगह पर हमको क्या रखना है, K3 भी, क्या रखना है, हाँ, यही E2 के जगह पर हमें K3 भी रखना, तो हो जाएगा स्टार्टिंग टार्क लिख लेंगे, यह मान TS के सूत्र में रखने पर या स्टार्टिंग टार्क के सूत्र में रखने पर, तो रख दिया तो हो गया TS बराबर K2, फिर E2 का वर्ग, तो E2 का वर्ग के जगह पर हम लोग लिखेंगे K3 का वर्ग V स्क्वायर R2 बटे Z2 का वर्ग, ऐसे लिख देंगे। इतना हो गया न्यूटन मीटर। क्लियर भाई? E2 का वर्ग है ना बेटा, E2 का वर्ग है, तो अब E2 का जब वर्ग करेंगे तो K3 का भी वर्ग हो जाएगा और V का भी वर्ग। अब इन सबों को बेटा हम लोग अगर इकट्ठे जो है एक कांस्टेंट मान, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज भी हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। आपको पढ़ाया गया है कि सप्लाई वोल्टता को कांस्टेंट नहीं रखेंगे, वेरिएशन केवल ±5%। अगर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो हमारा बल्ब क्या लुक करेगा, तो हमको आपको देखने में पढ़ने में दिक्कत हो, या पंखा जो है स्लो और फास्ट चलेगा, खुट चलेगा, इसलिए वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है। तो जब वोल्टेज को स्थिर रखेंगे तो K2 K3 स्क्वायर V स्क्वायर बराबर एक नया कांस्टेंट ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? K4 ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? तो लिख लें बेटा, यदि सबको कांस्टेंट लिख लें, लिख लें सप्लाई वोल्टेज, चूंकि सप्लाई वोल्टेज भी स्थिर रहता है, अतः K2 K3 का वर्ग गुणे V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट K4 लिया जाए। एक स्थिरांक क्या ले लिया जाए? K4 ले लिया जाए। अब ये सब स्थिर है बेटा, तो इनके जगह पर इकट्ठे K4 रख दिया, तब यही फार्मूला हो जाएगा TS बराबर K4 R2 बटे Z2 का वर्ग।
ऐसे हो जाएगा न्यूटन मीटर। ये भी फार्मूला ऐसे हो गया इतना न्यूटन मीटर। ये वोल्टता में समान। यानी अब आपके समझ में आ रहा है कि सप्लाई वोल्टेज, यहाँ से देखिए ना, सप्लाई वोल्टेज में थोड़ा सा भी परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना, तो उसके वर्ग में टार्क बढ़ेगा। उसके वर्ग में, यानी सप्लाई वोल्टेज बहुत सेंसिटिव, V² में बढ़ा देगा। जैसे आप वोल्टेज 2 गुना करेंगे तो 2 का वर्ग 4 गुना टार्क बढ़ा देगा। सप्लाई वोल्टेज 3 गुना हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 100 वोल्ट आ रहा था, 3 गुना 300 वोल्ट हो गया। या स्टेबलाइजर के माध्यम से आपने 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, अब 3 का वर्ग हो जाएगा, 9 गुना टार्क बढ़ा देगा। क्लियर है? तो इस तरह से लिख लीजिए कि माने सूत्र से स्पष्ट है कि सप्लाई वोल्टता थोड़ा सा भी बढ़ाने पर स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक प्रभावित होता है। सूत्र से स्पष्ट है कि सप्लाई वोल्टेज को थोड़ा सा भी परिवर्तित करने से स्टार्टिंग टार्क TS बहुत अधिक प्रभावित होता है। सप्लाई वोल्टेज बढ़ेगा, स्टार्टिंग टार्क कई गुना बढ़ जाएगा। थोड़ा सा बढ़ेगा और थोड़ा सा घटेगा तो कई गुना घटेगा भी। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग जो है यहाँ पर V², अब इसी तरह से आपको लिखाया गया है कि हमारा जो स्टार्टिंग टार्क है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए ना, स्टार्टिंग टार्क हमारा अगर बात करें तो स्टार्टिंग टार्क TS, तो एक तो पावर P2 पर निर्भर करता है और पावर P2 बराबर E2 भी है। तो आप कहेंगे TS समान अनुपाते P2 समान अनुपाते E2 समान अनुपाते I2 समान अनुपाते cos ∅2। बोलिए भाई। फिर कहेंगे समान अनुपाते देखिए R2, क्या हो गया ये अंश में, तो समान अनुपाते R2 समान अनुपाते, हाँ यहाँ से देख रहे हैं V², तो समान अनुपाते V²। ऐसे है और बकिया तो आगे और भी चीज़ें आपने लिखा। क्लियर है? ये स्टार्टिंग टार्क के लिए आपको जो है ऐसे अभी और भी लिखाया गया। ठीक है भाई। और ये सब रोटर का है बेटा, रोटर का प्रेरित विद्युत वाहक बल 2 नंबर सब में लगा हुआ। ये केवल सप्लाई वोल्टेज, बकिया R2 भी रोटर का ही रेजिस्टेंस है, प्रति फेज है। cos ∅2 रोटर का ही शक्ति गुणक है, I2 रोटर की धारा, ये सब जो है ऐसे समान अनुपात। बोलिए ना भाई। आगे आपने जो है लोड को पढ़ा ही है? लोड है, गति है। गति जितने आपने अभी मोटरसाइकिल में पढ़ा कि पहली गियर लगाते हैं बेटा तो गति सबसे कम, लेकिन टार्क बहुत अधिक, इसलिए टार्क समान अनुपाते 1/n कहें। क्या कहें? 1/n, यानी गति के विलोमानुपाती होता है। ये सब है। अब आगे हम लोगों ने TS बराबर, यदि इन सभी स्थिरांक है अतः इनके जगह पर ये हम लोग K4 रखते हैं, तो ये फार्मूला ऐसे हो। और फिर आपने कहा कि Z2 बराबर होता है करंडी में R2 का वर्ग प्लस X2 का वर्ग। तो अब यहाँ पर अगर ये मान रखते हैं तो यही फार्मूला हो जाएगा। स्टार्टिंग टार्क TS बराबर हो जाएगा
K4R2 बटे, यहाँ पर हो जाएगा, हाँ चलिए लिख देते हैं, R2 प्लस X2, हाँ वर्ग हो जाएगा, कर्णिक केवल हट जाएगा, ऐसे हो, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, इसका वर्ग कर देंगे बेटा तो कर्णी इसकी हट गई, हो गया R2 का वर्ग प्लस X2 का। अब अधिकतम स्टार्टिंग टार्क के लिए आपने पढ़ा सूत्र, क्या पढ़ा और शर्त पढ़ा, तो पहले हम लोग शर्त देखें, इसको मिटा दें। अब आपने आगे लिखा अधिकतम प्रवर्तन बल आघूर्ण के लिए शर्त। अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे अधिकतम प्रवर्तन बल आघूर्ण हेतु शर्त, बहुत पूछता हेतु शर्त या कंडीशन। तो अधिकतम बल आघूर्ण हेतु, ये फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि स्टार्टिंग टार्क TS, जानते हैं कि स्टार्टिंग टार्क TS बराबर बेटा K4, चलिए K4R2 लिख देते हैं डायरेक्ट, R2 बटे R2 का वर्ग प्लस X2 का वर्ग, इतना न्यूटन मीटर होता है। ठीक है ना। अब इसका मान अधिकतम करने के लिए न्यूटन मीटर लिख लें, TS का मान, स्टार्टिंग टार्क TS का मान अधिकतम करने हेतु अधिकतम करने हेतु हर जो है बेटा, इसका हर कोष्ठ में R2 का वर्ग प्लस X2 का वर्ग, हर का मान न्यूनतम अथवा शून्य होना चाहिए। ऐसे लिखिए, जब इसका मान न्यूनतम होगा, न्यूनतम से भाग देंगे तो भाग ज़्यादा बार जाएगी, तो TS का मान, स्टार्टिंग टार्क का मान ज़्यादा आएगा। क्लियर है। तो इसका मान न्यूनतम अथवा हमें 0 के करीब रखना है, तो जितने इसका मान कम से कम होगा हमारी भाग ज़्यादा बार जाएगी, स्टार्टिंग टार्क का आंसर ज़्यादा आएगा। इस तरह से एक कंडीशन हमें दिख रही है कि स्टार्टिंग टार्क TS का मान अधिकतम करना है, तो हर का मान, हर जो है R2 का वर्ग प्लस X2 का वर्ग है, इसका मान न्यूनतम अथवा शून्य करना हो। तो लिख लें, अतः क्या हो जाएगा, R2 का वर्ग प्लस X2 का वर्ग बराबर 0। अब हो जाएगा यहीं से R2 का वर्ग बराबर X2 का वर्ग, क्योंकि माइनस में ना प्रतिरोध जाएगा ना माइनस में
प्रतिघात जाएगा बेटा, किसी भी कुंडली का प्रतिघात कुछ न कुछ पॉजिटिव में ही हो, ऋणात्मक में जाएगा नहीं। ऋणात्मक में तब जाएगा जब पहले 0 होगा, फिर 0 से जाएगा -1 -2, तो ऐसा होना संभव नहीं है। इसलिए अब इधर ले आएंगे तो -x2 नहीं लिखेंगे, केवल x2 लिखेंगे। अगली लाइन में दोनों का जो है घात हटा दें स्क्वायर, अगली लाइन में ये हो जाएगा R2 बराबर x2। यही जो है शर्त, यानी आप कहेंगे, इसे कहेंगे रोटर प्रतिरोध। क्या कहेंगे? रोटर प्रतिरोध बराबर इसे कहेंगे रोटर प्रतिघात। रोटर प्रतिरोध बराबर रोटर प्रतिघात होने पर, अथवा कहेंगे R2 बराबर x2 होने पर, R2 बराबर x2 होने पर हमारा बल आघूर्ण जो है स्टार्टिंग टार्क अधिकतम प्रवर्तन बल आघूर्ण, प्रवर्तन बल आघूर्ण को क्या कहते हैं? स्टार्टिंग टार्क। के लिए शर्त आ गई, ये बहुत पूछा है आपके कंपटीशन कि प्रवर्तन बल आघूर्ण अधिकतम कब हो। 4 विकल्प दे दिया, R2 बराबर कुछ या कुछ और दे दिया, ऐसे कर R2 बराबर x2 होने अधिकतम हो। अब यहाँ से अधिकतम स्टार्टिंग टार्क का सूत्र क्या हो जाएगा? क्लियर? अगली पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब लिखेंगे अधिकतम प्रवर्तन बल आघूर्ण का सूत्र, लिख दें, इसको मिटा दें। अब लिखेंगे अधिकतम प्रवर्तन बल आघूर्ण का सूत्र। सूत्र या फार्मूला क्या हो जाएगा? तो हम लोग अब इसमें यही मान रख दें तो हो जाएगा TS बराबर स्टार्टिंग टार्क, TS का मान मैक्सिमम करना है। क्या करना है? T मैक्स यानी अधिकतम, तो बराबर हो जाएगा K4 R2 बटे, अब R2 बराबर x2 है तो यहाँ पर R2 बराबर x2 अगर रख देते हैं तो हो जाएगा, दोनों R2 रख देते हैं तो हो जाएगा R2 का वर्ग प्लस R2 का, ऐसे लिख देंगे, या x2 का वर्ग प्लस x2 का वर्ग लिख देंगे। तो यही बराबर हो जाएगा K4 R2 बटे 2R2 का वर्ग। ये देखिए यहाँ से एक इसका घात हट जाएगा तो बराबर हो जाएगा K4 बटे 2R2। क्या हो जाएगा? 2R2, अथवा या फिर कहेंगे हो जाएगा K4 बटे 2x2। बोलिए भाई, तो इस तरह से T मैक्स का फार्मूला आ गया, अधिकतम प्रवर्तन बल आघूर्ण यानी T मैक्सिमम के लिए ये फार्मूला आ गया ऐसे, इतना न्यूटन मीटर, अथवा यही बराबर आप लिखेंगे, बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं K4 बटे 2R2, ऐसे लिख दें, इतना न्यूटन मीटर। ठीक है ना? तो चलिए इस तरह से ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।